जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर। और विषय है उत्तर प्रदेश लोकल लॉ से संबंधित यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973। आज हम अध्याय 5 का चर्चा करेंगे कि किसी विकास क्षेत्र में जो धारा 3 के तहत राज्य सरकार द्वारा विकास क्षेत्र घोषित किया गया है, उस एरिया में किसी व्यक्ति द्वारा या सरकारी विभाग द्वारा या किसी निकाय द्वारा कोई विकास कार्य करना चाहता है, डेवलपमेंट का कार्य करना चाहता है, तो उसे किस प्रकार करना होगा, उसके लिए कौन व्यक्ति है जो अनुमति देगा। यदि योजना के अनुरूप उसका विकास नहीं है तो उसमें आक्षेप किए जाने पर इस विवाद पर उसका निर्णय कौन करेगा, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो विषय पे आते हैं। धारा 14, धारा 15 और धारा 15A इसमें उल्लेख किया गया है। धारा 14 में जो सरकारी विभाग के लोग होते हैं या कोई व्यक्ति है, निकाय है, उनकी भी बात करता है, लेकिन धारा 15 केवल व्यक्ति की बात करता है। उसमें सरकारी निकाय को या सरकारी विभाग को अलग कर दिया है, क्योंकि उसके लिए प्रोविज़न धारा 14 में दिए गए हैं, उसको फॉलो करेगा। और धारा 15 में किसी व्यक्ति द्वारा उस एरिया में कोई डेवलप किया जा रहा है, योजना के अनुरूप कार्य किया जाएगा, तो वो धारा 15 में उसको अनुमति लेना पड़ेगा। और धारा 15A जब कार्य उसका पूर्ण हो जाता है तो उसमें बताया गया है कि किस प्रकार उसको एक पूर्णता प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा। यदि वो पूर्णता प्रमाण पत्र के लिए एप्लीकेशन देता है तो किस प्रकार से प्राधिकरण उसको एक नियत समय के पश्चात उसको प्रमाण पत्र देगा। इन सब चीज़ों को हम लोग चर्चा करेंगे। अब जब धारा 14 का हम अध्ययन करते हैं तो उसमें बताया गया है कि धारा 3 के अधीन विकास क्षेत्र के रूप में किसी क्षेत्र की घोषणा के पश्चात उस क्षेत्र में किसी व्यक्ति या निकाय, अब इसमें ब्रैकेट में लिखा है सरकारी विभाग को शामिल करते हुए, द्वारा भूमि का कोई विकास नहीं किया जाएगा या कार्यान्वित नहीं किया जाएगा या चालू नहीं रखा जाएगा जब तक ऐसे विकास के लिए अनुमति इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उपाध्यक्ष से लिखित रूप में प्राप्त न की गई हो। अर्थात किसी भी प्रकार का विकास से संबंधित कोई भी कार्य या तो पहले से करते चला रहा है कोई व्यक्ति, उस स्थिति में या नए रूप में कोई करना चाहता है, तो तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि विकास प्राधिकरण के द्वारा जो नियुक्त होते हैं उपाध्यक्ष, जिसमें विकास प्राधिकरण में उनसे अनुमति न ले ली गई हो, और वो भी अनुमति लिखित रूप में लेना होगा। तो ये धारा 14 का उपधारा 1 ये बताता है। अब इसमें उपधारा 2 कह रहा है कि किसी विकास क्षेत्र में किसी योजना के प्रवृत्त होने के पश्चात उस क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं किया जाएगा या कार्यान्वित नहीं किया जाएगा या चालू नहीं रखा जाएगा जब तक ऐसा विकास उस योजना के अनुसार न हो। अर्थात यदि कोई योजना लागू हो चुका है तो उस योजना के अनुरूप ही उस एरिया में विकास कार्य किए जाएंगे, अन्यथा नहीं किए जाएंगे। और उपधारा 3 में केंद्रीय सरकार के किसी विभाग को या स्थानीय प्राधिकरण को या कोई राज्य सरकार के किसी विभाग को जो उस एरिया में कार्य करना चाहता है, विकास संबंधी कार्य करना चाहता है, तो उसको उपाध्यक्ष से लिखित रूप में इस बात की अनुमति लेनी पड़ेगी। अब यदि अनुमति योजना के अनुरूप है तो मिल जाएगी, यदि योजना के अनुरूप नहीं है तो उसके लिए फिर इस डिस्प्यूट का निर्धारण फिर राज्य सरकार को करना होगा। राज्य सरकार जैसा निर्णय लेगी उसके अनुरूप उनको कार्य करना पड़ेगा। लेकिन जब धारा 15 पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि यदि योजना का अनुरूप नहीं है या अनुमति उपाध्यक्ष द्वारा नहीं दी जाती है तो उसकी अपील अध्यक्ष को की जाएगी। जबकि किसी केंद्र सरकार के विभाग के मामले में या राज्य सरकार के किसी विभाग के मामले में या स्थानीय प्राधिकरण के मामले में किसी प्रकार का कोई अनुमति लेने में कोई डिस्प्यूट होता है जो योजना का अनुरूप नहीं है, उपाध्यक्ष द्वारा आक्षेप किया जाता है, तो उस स्थिति में राज्य सरकार को निर्णय करने का अधिकार होगा। तो ये दोनों धारा 14 और 15 में अंतर है। बाकी के कुछ शर्तें हैं कि कितने दिनों के अंदर आवेदन किया जाएगा, तो उसके लिए धारा 14 में बताए गए हैं कि 30 दिन के भीतर जब भी कोई ऐसी योजना की बात आती है
किसी राज्य सरकार के किसी विभाग द्वारा या किसी केंद्र सरकार के विभाग द्वारा या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा, तो वो 30 दिन के भीतर उपाध्यक्ष को इस बात का लिखित रूप में और उन दस्तावेजों के साथ जिसका उस योजना से संबंध है प्रस्तुत किया जाएगा और उसके पश्चात वो उस पर अनुमति देंगे, तब ये कार्य प्रारंभ किया जाएगा। देखते हैं हम धारा 14 का उपधारा 3 क्या कह रहा है। उपधारा 1 या उपधारा 2 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी निम्नलिखित उपबंध किसी राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार के किसी विभाग या स्थानीय प्राधिकरण के द्वारा भूमि विकास के संबंध में लागू होंगे। इसमें 3 क्लास दिए गए हैं, 5 क्लास दिए गए हैं और उसमें प्रक्रिया बताई गई है। क्लास ये बताता है कि जब कोई ऐसा विभाग या स्थानीय प्राधिकरण भूमि का कोई विकास करने का आशय रखता है, तब वह ऐसा विकास करने के कम से कम 30 दिन पूर्व उसकी पूर्ण विशिष्टियों को, जिनमें कोई योजना या दस्तावेज शामिल हो, देते हुए ऐसा करने के अपने आशय की लिखित सूचना उपाध्यक्ष को देगा। ये उपधारा 3 का सब क्लास ए बताता है। अब बी क्या कह रहा है, किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के किसी विभाग के मामले में यदि उपाध्यक्ष को कोई आक्षेप नहीं है, तो उसे ऐसे विभाग को खंड क के अधीन उसके द्वारा विभाग के आशय की प्राप्ति की तिथि से 3 सप्ताह के भीतर इसकी सूचना देनी चाहिए। मतलब कि यदि कोई विभाग द्वारा उसको प्रस्ताव दिया जाता है और उसको कोई आपत्ति नहीं है, तो 3 सप्ताह के भीतर इस बात की सूचना वो उस विभाग को प्रेषित कर देगा उपाध्यक्ष। और उक्त अवधि के भीतर कोई आक्षेप नहीं करता है तो विभाग प्रस्तावित विकास कार्यान्वित करने के लिए स्वतंत्र होगा। यदि 3 सप्ताह तक किसी प्रकार का आक्षेप उपाध्यक्ष द्वारा नहीं किया जाता है, तो उस विभाग द्वारा ये मान लिया जाएगा कि स्वीकृति प्राप्त हो गई है, अब उनको उस विकास के अनुसार कार्य करना है। अब इसका सब क्लास सी बताता है कि जहां उपाध्यक्ष प्रस्तावित विकास के बारे में इस आधार पर कोई आपत्ति करता है कि विकास उसके द्वारा तैयार किए गए या तैयार किए जाने के लिए आश्रित किसी महायोजना या आंचलिक विकास योजना का अनुरूप नहीं है, या किसी अन्य आधार पर आक्षेप करता है, वहां यथास्थिति ऐसे विभाग या स्थानीय प्राधिकरण या तो उपाध्यक्ष द्वारा उठाए गए आक्षेप को निवारित करने के लिए विकास के प्रस्ताव में आवश्यक उपांतरण करेगा, या उपाध्यक्ष द्वारा उठाए गए आक्षेप के साथ विकास का प्रस्ताव खंड घ के अधीन विनिश्चय के लिए राज्य सरकार के समक्ष पेश करेगा। अब यदि आक्षेप उपाध्यक्ष द्वारा किया जाता है तो उस विभाग को 2 ऑप्शन रहेंगे। एक तो जो उपाध्यक्ष महोदय द्वारा जो आक्षेप किया गया उसके अनुसार उसमें अपना तब्दीली करते हुए, रूपांतरण करते हुए फिर योजना को लागू करें, अथवा दूसरा उनके पास उपाय होगा कि उस आक्षेप को फिर राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर दें कि ये हमारे और उपाध्यक्ष के बीच में विवाद है, इसको अब आप निर्णित करिए कि इसमें क्या हमें करना चाहिए। अब इसमें डी में बताता है कि राज्य सरकार उपाध्यक्ष के आक्षेपों के साथ विकास के लिए प्रस्ताव प्राप्त होने पर या तो उपांतरण सहित या रहित प्रस्ताव को या तो अनुमोदित कर सकेगी, या तो यथास्थिति विभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण को ऐसा अंतरण करने का निर्देश दे सकेगी जैसे सरकार द्वारा प्रस्तावित हो, और राज्य सरकार का निर्णय अंतिम होगा। जब मामला राज्य सरकार के पास चला जाता है तो राज्य सरकार के पास ये विवेकी पावर होता है कि उसमें या तो किसी प्रकार का फेरफार कर दे, बदलाव कर दे, और उसके साथ कहे कि उस विभाग को आप योजना को लागू करें, क्रियान्वित करें, या उपाध्यक्ष की बातों को मानते हुए उनकी योजना को ही नामंजूर कर दें। तो जैसा भी होगा निर्णय उसका अंतिम माना जाएगा राज्य सरकार का, उसके अनुरूप फिर उस विभाग को कार्य करना पड़ेगा। अब इसमें एक बात सब क्लास जी में बताता है कि किसी ऐसे विभाग द्वारा या धारा 59 के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा उपधारा 1 में निर्दिष्ट घोषणा के पूर्व प्रारंभ किया गया किसी भूमि का विकास उस विभाग या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा उपधारा 1 और उपधारा 2 की अपेक्षाओं के अनुपालन के साथ पूरा किया जा सकेगा। इसके कहने का तात्पर्य है कि यदि कोई विकास प्राधिकरण का गठन हो चुका है और उसके पहले से कोई उस एरिया में किसी प्रकार का विकास से संबंधित कोई कार्य करने वाला अथॉरिटी मौजूद था और उसके द्वारा कोई कार्य किया जा रहा था, तो उसके कार्यों को भी इस सांचे में तौला जाएगा कि क्या ये जो नया वाला विकास योजना लागू किया गया है उसके अनुरूप है कि नहीं,
और यही ये बात कह रहा है इसका सबक्लाजी उपधारा 3 का कि उसके अनुरूप ये भी कार्य करेंगे, इनके लिए अलग से कोई नियम नहीं होगा। अब आते हैं हम लोग धारा 15 पे। धारा 15 कहता है अनुमति के लिए आवेदन। अभी इसमें अनुमति किसकी बात है? ये एक सामान्य व्यक्ति के लिए, जैसे कोई बिल्डर हुआ, कोई ऐसा कारपोरेट एजेंसी हुआ, तो वैसे लोग भी किसी एरिया में किसी प्रकार का डेवलपमेंट करते हैं तो उसे विकास प्राधिकरण से अनुमति लेनी पड़ती है और वो योजना के अनुरूप ही कार्य कर पाएंगे। इसके लिए उपाध्यक्ष के पास उनको बाकायदा आवेदन देना पड़ेगा और उसके लिए कोई प्रभार्य हो, शुल्क हो तो उस शुल्क के साथ उनको जमा करना पड़ेगा। और यहाँ ये बात कही गई कि यदि इस बात पे उनके आवेदन को नामंजूर कर दिया जाता है या किसी संशोधन के साथ उनको वापस किया जाता है तो उस या तो संशोधन के साथ ये योजना को लागू करेंगे या यदि इनको आक्षेप करना है तो फिर अध्यक्ष के पास इस बात का अपील करेंगे और जो भी निर्णय होगा उसमें अध्यक्ष का अंतिम होगा। देखते हैं धारा 15 क्या बोलता है। धारा 15 का उपधारा 1 कह रहा है कि धारा 14 में निर्दिष्ट अनुमति प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति या निकाय सरकार के किसी विभाग या स्थानीय प्राधिकरण से भिन्न उपाध्यक्ष के समक्ष विकास के संबंध में जिसमें आवेदन संबंधित है ऐसे प्रारूप में एवं ऐसी विशिष्टियों को अंतर्विष्ट करते हुए लिखित रूप में आवेदन करेगा जैसी उपविधि या विहित किया जाए। यानी कि कोई बायलॉज वगैरह विकास प्राधिकरण द्वारा बनाया गया होगा उसके अनुरूप ये आवेदन उपाध्यक्ष को करेंगे। उपधारा 2 का राय कि उपधारा 1 के अधीन प्रत्येक आवेदन ऐसे शुल्क के साथ होगा जो नियमावली द्वारा विहित किया जाएगा। वैसी नियमावली भी बनाई जाएगी विकास प्राधिकरण द्वारा या राज्य सरकार द्वारा कि प्रत्येक आवेदन पे कितने शुल्क जमा होंगे, क्या कौन सा प्रारूप होगा, वो उस तरीके से फिर आवेदन करेंगे। अब इसमें जब ये उपधारा 3 हम लोग पढ़ते हैं तो ये कह रहा है कि उपधारा 1 के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर उपाध्यक्ष धारा 9 के उपधारा 2 के खंड घ में विनिर्दिष्ट किसी मामले के संबंध में या किसी अन्य मामलों के संबंध में ऐसी जांच करने के पश्चात जैसी वह आवश्यक समझे लिखित आदेश द्वारा या तो ऐसी शर्तों के यदि कोई हो अधीन रहते हुए जो आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए अनुमति मंजूर करेगा या ऐसी अनुमति मंजूर करने से इनकार करेगा। अब जब धारा 9 के खंड घ को हम देखते हैं तो उसमें 12-13 विषय गिनाए गए हैं जिन विषयों पर विकास योजनाओं के लिए लागू किया जाएगा, आंचलिक महायोजना लागू होगा। उसी के बाद ये करें कि उससे संबंधित कोई एरिया है और उससे संबंधित कोई विषय है तो ऐसे मामलों में यह देखा जाएगा उपाध्यक्ष के द्वारा कि क्या उसके अनुरूप है कि नहीं है। यदि योजना का अनुरूप है तो ठीक है, नहीं तो उसको नामंजूर कर दिया जाएगा। अब एक बात और कह रहा है प्रोविजो में कि परंतु यह कि ऐसी अनुमति से इनकार करने वाला आदेश देने के पूर्व आवेदक को कारण दर्शाने करने का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा कि अनुमति से इनकार क्यों नहीं किया जाना चाहिए। मतलब ये रिज सुनवाई की बात करता है कि उपाध्यक्ष द्वारा उनको कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा कि भैया आप अपनी बातों को रखें, अन्यथा इसको अनुमति नामंजूर कर दिया जाएगा। अब इसके में एक और प्रोविजो बताता है कि परंतु यह और कि उपाध्यक्ष ऐसे आवेदन पर कोई आदेश पारित करने से पहले आवेदक को सुसंगत नियमावली या विनियमों के अनुसार उसे लाने की नियत से उसमें कोई शुद्धि करने अथवा दस्तावेजों की कोई और विशिष्टता प्रदान करने या अपेक्षित शुल्क की कमी को पूर्ण करने के लिए अवसर देगा। अर्थात यदि कोई कमी हो रही है, जैसे किसी प्लान के लिए कोई शुल्क निर्धारित है और कम शुल्क जमा किया गया है तो वो उस विषय पे भी उपाध्यक्ष कमेंट कर सकता है कि यदि आप इस शुल्क को जमा कर देते हैं तो आपका प्लान फिर वैध हो जाएगा। तो उसी की बात कर रहा है कि किसी प्रकार का ऐसा शुल्क है या कोई दस्तावेज है, कमी है, तो उसको दूर करने का पूरा अवसर दिया जाएगा। और यदि उस व्यक्ति द्वारा ऐसा करना समीचीन है और किया जाता है तो फिर उसके बाद मंजूर कर लिया जाएगा उसकी योजना को। अब इसमें एक और प्रोविजो कर रहा है कि परंतु यह भी कि धारा 14 में अंतर्विष्ट अनुमति प्रदान करने से पूर्व उपाध्यक्ष उपधारा 2 क के अधीन उद्गृहित की गई शुल्क एवं प्रभार को जमा करा सकेगा। अर्थात जब कभी कोई कॉलोनी वगैरह डेवलप की जाती है तो उसमें सीवेज चार्जेज होते हैं, नाले के लिए रहता है, बिजली खंभा, ये सब चीज़ों के लिए, तो उन सब चार्जों की ये बात कर रहा है कि वो पहले ही जमा करवा लिया जाएगा। क्योंकि जब भी कोई कॉलोनी डेवलप की जाती है तो किसी बिल्डर द्वारा या किसी कारपोरेट एजेंसी द्वारा
पता चलता है कि वो ज़मीन सबको बेच देते हैं और वहाँ बिजली पानी की सुविधा या पार्क की सुविधा मुहैया नहीं कराई जाती है। तो उससे संबंधित जो प्रभार होते हैं, शुल्क होते हैं, वो पहले ही विकास प्राधिकरण जमा करवा लेता है। उसी की बात ये कर रहा है। अब इसका उपधारा 4 कह रहा है कि जहाँ अनुमति इनकार की जाती है वहाँ ऐसे इनकारी का कारण लिखबद्ध किया जाएगा और आवेदक को संसूचित किया जाएगा। अब इन सब सारी प्रक्रियाओं के बाद भी यदि उसके आवेदन को नामंजूर किया जाता है तो नामंजूर करने का उपाध्यक्ष को कारण लिखित करना होगा। अब इसके बाद अब रेमेडी की बात आती है कि अब व्यक्ति को क्या रेमेडी है, तो वही अपील वाली बात है। उपधारा 5 कह रहा है कि उपधारा 4 के अधीन आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति उसकी संसूचना से 30 दिनों के भीतर आदेश के विरुद्ध अध्यक्ष के समक्ष अपील कर सकेगा और अपलार्थी को और यदि आवश्यक हो तो उपाध्यक्ष के प्रतिनिधियों को भी सुनने के लिए अवसर देने के पश्चात या तो अपील को निरस्त करेगा या अध्यक्ष को उस अनुमति को जिसके लिए आवेदन किया गया है सुपात्रों के साथ ऐसी शर्तों के यदि कोई हो अधीन रहते हुए मंजूर करने का निर्देश कर सकेगा जैसे निर्दिष्ट किया जाए। इसमें 2-3 बातें कही गई है कि अध्यक्ष जो उपाध्यक्ष के प्रतिनिधि की सुनवाई की बात कही गई है, तो उसमें एक इंजीनियर होते हैं, सर्वेक्षण अधिकारी होते हैं जो उस एरिया में जा कर के सर्वेक्षण करते हैं, देखते हैं कि क्या योजना के अनुरूप निर्धारण किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। तो उन लोगों को सुनना जाएगा उस अपील में, क्योंकि वो उपाध्यक्ष के प्रतिनिधि माने जाते हैं। और उसको सुनवाई करने के बाद यदि अध्यक्ष को लगता है कि मामला व्यक्ति द्वारा जो उठाया गया है वो सही है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर मंजूर कर देगा। या यदि लगता है कि नहीं, जो उपाध्यक्ष के प्रतिनिधि हैं उनके कहे गए रिपोर्ट या किए गए रिपोर्ट सही हैं, तो उसमें किसी प्रकार का फेरफार रूपांतरण करते हुए मंजूर किया जाएगा या नामंजूर कर दिया जाएगा। अब इसमें एक चीज़ और कह रहा है कि उपाध्यक्ष इस धारा के अधीन अनुमति के लिए आवेदनों की पंजी ऐसे प्रारूप में जैसे विनियमन द्वारा विहित किया जाए रखा जाएगा। अब वो जो अपील करने की बात कही गई है उसमें एक प्रकार से उपाध्यक्ष पंजिका तैयार करेगा, उसमें सारी विशिष्टियाँ होंगी कि कैसे उसका दाखिला होगा, कब दाखिल किया गया था, कि रजिस्टर टाइप का रहता है, उसमें सारी विशिष्टियों का वर्णन किया जाता है, किस डेट को अपील दाखिल की गई, फिर कब कब उसमें निस्तारण हुआ, क्या क्या कार्रवाई हुई, कब नामंजूर किया गया, कब मंजूर किया गया, उन सब सारी चीज़ों का या कितना शुल्क है उससे संबंधित, और वो कभी भी किसी भी व्यक्ति द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है। अब उपधारा 7 कह रहा है कि उक्त पंजी में से विशिष्टियाँ जैसे विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किए जाए अंतर्विष्ट होंगी जिसमें उस रीति के बारे में जिसमें अनुमति के आवेदनों का वर्णन किया गया है सूचना शामिल होगी और 5 रुपये से अनधिक शुल्क जैसे विनियमों द्वारा विहित किया जाए। भुगतान पर सभी युक्त समयों पर जन सामान्य के किसी सदस्य द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध होगा। अर्थात कोई व्यक्ति 5 रुपया जो भी शुल्क निर्धारित किया जाए 5 रुपया से अधिक है तो वो 5 रुपया तक का हो सकता है, तो उसमें वो शुल्क के साथ रसीद कटवा करके उसका निरीक्षण कर सकता है कोई व्यक्ति, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। अब उपधारा 8 कह रहा है कि जहाँ इस धारा के अधीन अनुमति इनकार की जाती है वहाँ आवेदक या उसके माध्यम से दावा करने वाला कोई व्यक्ति अनुमति हेतु आवेदन पर भुगतान की गए शुल्क को वापस पाने का हकदार नहीं होगा, किंतु उपाध्यक्ष उपधारा 4 के अधीन इनकारी के आधारों की सूचना के 3 मास के भीतर की गई वापसी के आवेदन पर शुल्क के ऐसे भाग की वापसी का निर्देश दे सकेगा जो मामले की परिस्थितियों में ठीक समझे। अब यहाँ 2 बातें कही गई हैं, एक तो अधिकार नहीं है उस व्यक्ति को जिसने आवेदन किया था, यदि नामंजूर कर दिया जाता है तो, कि जो प्रभारी शुल्क वगैरह जो जमा था उसको वापस करे, किंतु यदि उपाध्यक्ष चाहेगा तो उसको वापस किया जाएगा और उन सारे खर्चों को काटकर वापस कर दिया जाएगा जो उसके दौरान में खर्चे किए गए। और उपधारा 9 कह रहा है कि यदि उपधारा 3 के अधीन अनुमति मंजूर किए जाने के पश्चात किसी समय उपाध्यक्ष का समाधान हो जाता है कि ऐसी अनुमति किसी किए गए तात्विक दुरुपदेशन अथवा किसी कपटपूर्ण कथन या दी गई संसूचना के परिणाम स्वरूप मंजूर की गई थी, तो ऐसी अनुमति रद्द कर सकेगा जिसके लिए कारण लिखबद्ध किए जाएंगे और उसके अधीन किया गया कोई ऐसा कार्य अनुमति किए बिना किया गया समझा जाएगा, परंतु यह कि अनुमति संबद्ध व्यक्ति का निकाय को सुनवाई का उपयुक्त अवसर दिए बिना रद्द नहीं किया जाएगा। अब यहाँ ये बात कह रहा है कि यदि कोई अनुमति ऐसी ली गई है जो झूठे शपथ पत्र पे या झूठा कोई डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करके या कोई मनगढ़ंत कहानी बना करके प्रस्तुत की गई है और उसके आधार पर अनुमति ले लिया गया है, तो पश्चातवर्ती स्थिति में जांच के दौरान यदि पाया जाता है
तो उपाध्यक्ष द्वारा उस अनुमति को नामंजूर कर दिया जाएगा और जो भी कार्य किए जा रहे हैं ऐसा माना जाएगा कि वो उसकी योजना के अनुरूप नहीं किया जा रहा है या बिना अनुमति के किया जा रहा है, और उसके लिए फिर आगे दंड स्वरूप जो कार्रवाई करनी होती है उसको किया जाता है। वो अगले अध्याय में दिया है, उसका हम चर्चा करेंगे। और उसको करने में भी एक रिज सुनवाई की बात ये कर रहा है कि उनको अवसर दिया जाएगा। इस प्रकार धारा 14 और 15 में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार किसी विकास क्षेत्र में यदि योजना के अनुरूप कोई कार्य करना चाहता है, डेवलप करना चाहता है, तो कोई व्यक्ति भी अनुमति ले सकता है और राज्य सरकार का कोई विभाग भी अनुमति उपाध्यक्ष से ले सकता है। और अनुमति मिलने के बाद जब कार्य पूर्ण हो जाते हैं तो ये 15A में उसके बारे में बताया गया है कि पूर्णता प्रमाण पत्र उसको दिया जाएगा। अब ये कह रहा है कि 15A पूर्णता प्रमाण पत्र प्रत्येक व्यक्ति या निकाय जिसको धारा 15 की उपधारा 3 के अधीन अनुमति दी गई है अनुमोदित योजना के अनुसार विकास कार्य पूर्ण करेगा और ऐसी पूर्णता की लिखित सूचना प्राधिकरण को भेजेगा और प्राधिकरण से ऐसी रीति में पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा जैसे प्राधिकरण की उपविधि में विहित या उपबंधित हो। मतलब प्राधिकरण द्वारा जो भी बैलाज बनाए गए होंगे, जो नियम बनाए गए होंगे, उसके अनुसार रहते हुए वो पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा। अब इसमें एक प्रोविजो है कि परंतु यह कि यदि पूर्णता प्रमाण पत्र मंजूर नहीं किया जाता है और उसे मंजूर करने से इनकार करने की सूचना पूर्णता की सूचना की प्राप्ति के पश्चात 3 माह के भीतर नहीं दी जाती है तो यह माना जाएगा कि प्राधिकरण द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया गया है। अब कोई आवेदन किया गया पूर्णता प्रमाण पत्र के लिए और उसको नामंजूर नहीं किया गया, 3 महीने के पश्चात ये मान लिया जाएगा कि उस व्यक्ति के द्वारा जो पूर्णता का प्रमाण पत्र के लिए एप्लीकेशन दिया गया था वो एप्लीकेशन मंजूर कर लिया गया है और विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है पूर्णता प्रमाण पत्र। अब इसका उपधारा 2 बताता है कि कोई व्यक्ति किसी कार्य द्वारा प्रभावित होकर किसी वाणिज्यिक भवन को प्राप्त नहीं करेगा या उसे अधिभोग किए जाने की अनुमति नहीं देगा अथवा ऐसे भवन या उसके किसी भाग का प्रयोग नहीं कराएगा अथवा प्रयोग किए जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि प्राधिकरण द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता है या प्राधिकरण पूर्णता की सूचना पाने के पश्चात 3 माह तक उक्त प्रमाण पत्र की मंजूरी की इसकी इनकारी की सूचना देने में असफल नहीं रहा है। अब इसका तात्पर्य हुआ कि जब कभी भी प्राधिकरण द्वारा या किसी कॉर्पोरेट एजेंसी द्वारा कोई भवन का निर्माण किया जाता है जो कि विक्रय से संबंधित है या किसी ऐसे व्यक्ति से संबंधित है जो कि अलॉटमेंट से उसको प्राप्त होना है, तो यही बात करें कि जब तक पूर्णता प्रमाण पत्र न मिल जाएगा तब तक उस व्यक्ति को उसके लिए पोजीशन नहीं दिया जाएगा। तो हम लोगों ने देखा अध्याय 5 में कि किस प्रकार से एक योजना को क्रियान्वित करने के लिए अनुमति ली जाती है उपाध्यक्ष से और अनुमति न मिलने की स्थिति में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है और उसको अनुमति मिलने के पश्चात जब कार्य पूर्ण हो जाता है तो उसका पूर्णता प्रमाण पत्र कैसे लिया जाता है। और धारा 16 में बताया गया है कि योजना के उल्लंघन में भूमि और भवन का प्रयोग, इसमें एक दंडात्मक स्वरूप का दिया गया है कि अंचल में योजनाओं में से किसी के प्रवृत्त होने के पश्चात कोई व्यक्ति ऐसी योजना के अनुरूप से अन्यथा उस अंचल में किसी भूमि या भवन का प्रयोग नहीं करेगा या उसे प्रयोग किए जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, परंतु यह कि ऐसे निर्बंधों और शर्तों पर जैसे कि इस निमित्त विधि द्वारा विहित किया जाए किसी भूमि या भवन का उस प्रयोजन के लिए और उस सीमा तक प्रयोग करना जारी रखा जाना विधिपूर्ण होगा जिसके लिए और जिस सीमा तक उसका प्रयोग उस तिथि पर किया जा रहा है जिस पर ऐसी योजना प्रवृत्त होती है। एक तरफ से रिस्ट्रिक्शन भी लगा रहा है, दूसरी तरफ से इसको छूट भी दे रहा है कि मतलब जो योजना के अनुरूप कार्य नहीं किए गए हैं उसमें किसी प्रकार का उपभोग नहीं किया जाएगा उस भवन या निर्माण में, किंतु यदि वो पहले से करता चला आ रहा है और कोई तब्दीली करने की बात आ रही है तो वो करता चला आएगा, उसके लिए रोक नहीं है। तो अध्याय 5 हमारा समाप्त होता है। पुनः आप लोग के समक्ष में एक नया वीडियो लेकर उपस्थित रहूँगा और इसके साथ ही आग्रह है कि इस मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए। अभी तक जिन व्यक्तियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं तो आप लोग को इसकी सूचना मिल जाए। अगले वीडियो के साथ मैं उपस्थित रहूँगा, इजाज़त दीजिए।